एंड कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपनी स्टडीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो इससे रिलेटेड है कि जो लोग बिगनर्स हैं या फिर जिन लोगों ने अभी जस्ट सोचा है कि हम बैंकिंग की प्रिपरेशन करें पर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, बस उन्होंने सोचा हुआ है कि बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज ये वाली वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है। इसमें अगर आप बिगनर हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपको अपने एंड से भी थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑल्दो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कैसे करना है, क्या करना है, और इससे नेक्स्ट जितनी वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको सेम चीज़ से रिलेटेड चीज़ें बताती रहूँगी। बट अपने एंड से भी आपको देखना है कि क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है बैंकिंग में सिलेक्शन लेने का, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे कोई आपको कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मतलब पेपर पे एक सिलेबस लिख लेना है सारा। जैसे कि जब हम प्री एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो इन तीनों का आपको सिलेबस लिख लेना है जो कि ये नेट पे बहुत इजीली अवेलेबल होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यही चीज़ें करी थी। शायद ये आपको भी हेल्प करेंगी, शायद क्या है, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। मैंने भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी सिलेबस लिख लिया था। आप देख सकते हो एक पेज पे लिखा हुआ है। ये मेरा पहले तभी का सिलेबस है, मैंने अभी वापस से कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये मैंने रीजनिंग का सिलेबस लिखा था, ये सारा मैंने रीजनिंग का सिलेबस लिखा हुआ है। ये प्री का सिलेबस है सारा, ये मैंने मैथ्स का लिखा हुआ है ये सारा यहाँ पे, और वो इंग्लिश का लिखा हुआ है। सो ऐसे ही आपको सिलेबस लिख लेना है, और जैसे जैसे आप एक एक पॉइंट कवर करते जाएंगे वैसे वैसे आप टिक टिक लगाते जाएं, उसे हाईलाइट करते जाएं, जो भी आपकी इच्छा करे वो करते जाएं, ताकि आपको एक प्रॉपर वे मिले कि किस वे में आपको पढ़ना है। क्योंकि कभी आप कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करके ख़त्म कर दोगे और कुछ दिनों बाद आप सोचो कि मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, तो आप खुद ही नहीं रिकॉल कर पाओगे कि आपने कितना कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बट जब आप धीरे धीरे जब आप तैयारी करते करते आपको 1-2 महीना हो जाएगा तो आपको इस सिलेबस को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिलेबस आपको रट चुका होगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही ये सिलेबस लिखा हुआ है, आप भी एज इट इज़ लिख लेना। और एकदम इनिशियल स्टेज पे कुछ भी कहीं से भी देख के ये ऐसा कुछ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज पे मॉक देना शुरू कर देते हैं 10-15 दिन बाद। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना, इनिशियली स्टेज पे मॉक बिल्कुल नहीं देने चाहिए, उससे सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स क्लियर करने के बाद ही आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं, या फिर आप उसके मिड में भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम स्टार्टिंग एज पे बिल्कुल भी मॉक टेस्ट मत देना, ना ही कोई स्पीड टेस्ट देना, ठीक है। आपने सिलेबस लिख लिया और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको मैथ्स के बेसिक क्लियर करने हैं, ठीक है। तो मैथ्स के बेसिक में आपको कुछ नहीं करना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में भी दिखाया था, आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, उन्हें उन्हें याद करना है। याद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करोगे आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। टेबल्स लिखने हैं, स्क्वायर्स क्यूब लिखने हैं, वो याद करने हैं। धीरे धीरे डेली आप 2-2 3-3 भी स्क्वायर क्यूब भी याद करोगे तो भी आपको अराउंड 15 डेज़ में सारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये टेबल्स हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों से यही आपको धीरे धीरे आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, बेसिक जो होता है एकदम बेसिक टू बेसिक, वो क्लियर करने हैं। और ये तो था मैथ्स के लिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए क्या करना है, जो भी मतलब जैसे वैल्यूज़ होती हैं, जैसे A1 होता है, B सेकंड नंबर पे आता है, ये जो जितने भी वैल्यूज़ होती हैं वो आपको याद करनी है। धीरे धीरे रिवाइज करने की कोशिश करना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही याद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे उन्हें डेली पढ़ना और आपको डेली अपने आप याद हो जाएंगे, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करना कि कोई भी क्वेश्चंस लेके सॉल्व करने बैठ गए, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी है और आप इंग्लिश डायरेक्टली क्वेश्चंस आंसर करने लगेंगे तो इसमें भी आपको सेम वही डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और आपको लगेगा इंग्लिश तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। तो इनिशियल स्टेज पर आपको क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और लेकिन आप फिर भी बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी ऑप्शन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इंग्लिश के लिए आपको करना है, सबसे पहले जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं या फिर एडिटोरियल्स होते हैं, एडिटोरियल इन द सेंस कि लाइक जो द हिंदू जो होता है उसमें जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन होता है, एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन होता है, जो बहुत ही ईजी के जो वहाँ पे पोस्ट होते हैं,
वो आपको पढ़ने हैं धीरे धीरे, और पढ़ के एक एक वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करना है। कोई भी हार्ड एडिटोरियल मत उठा लेना, वैसा कुछ भी मत रीड करना, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही छोटे स्टेज से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश की स्टार्टिंग स्टेज में आपको यही करना है, इससे ज़्यादा अभी आप कुछ मत करना। और अगर आप किसी एजुकेटर्स को जानते हो, कोई आप मतलब जानते इन द सेंस कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो उनसे, तो आप उनसे धीरे धीरे करके सीख सकते हैं चीज़ें, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में। अगर आप नहीं जानते तो इससे नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं एजुकेटर से रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगी कि किन किन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को लगता है कि मैंने आज तक इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, तो मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि अगर आपने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी हो तो आप बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, ये तो इंग्लिश का मैंने बता दिया कि आपको थोड़ी थोड़ी रीडिंग करोगे तो आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, और अगर आपको ये है कि मुझे इसी ईयर जॉब लेनी है, या फिर और मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, अगस्त मंथ में आरआरबीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, आरआरबी पीओ और क्लर्क का, जो कि इंग्लिश आपको बिल्कुल भी उसमें नीड नहीं चाहिए होती है, इंग्लिश की उसमें बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगर आप अभी बिगनर हैं तो आप आरआरबी बहुत ईजिली फोकस कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो, बट अपनी स्टडीज़ पे आपको फोकस रहना पड़ेगा। आरआरबी में इंग्लिश की नीड नहीं होती है, उसमें इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन होता है, आप चाहो तो हिंदी भी चूज़ कर सकते हो। और आरआरबी का जो पीओ का या फिर क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें इंग्लिश या हिंदी सेक्शन कोई भी नहीं आता, सिर्फ दो ही चीज़ आती हैं, रीजनिंग और मैथ्स, जो कि सिर्फ 45 मिनट्स की होती हैं। और जो हिंदी और इंग्लिश के जो ऑप्शंस आते हैं ना, वो आपके मेंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप उस एग्ज़ाम को बहुत ईजिली फोकस कर सकते हो और बैंकर ईजिली बन सकते हो आप, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। बट मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगी कि आप इंग्लिश बिल्कुल ही अवॉइड कर दो और हिंदी पे फोकस करके अपना आरआरबी क्लियर कर लो। हाँ, अपना आरआरबी क्लियर करो, बट साथ के साथ अभी से थोड़ी करके अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपके जो अदर्स एग्ज़ाम होते हैं, जो बाकी आपके इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, आरबीआई का एग्ज़ाम्स होता है, एसबीआई का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपकी इंग्लिश अब नहीं तो बाद में हेल्पफुल आ जाएगी। बट इंग्लिश छोड़ना नहीं है, उसे भी करते रहना है, ताकि धीरे धीरे करके वो भी आपको समझ में आने लगे और उसके सेक्शनल भी आप कट ऑफ क्लियर कर सको। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको इशू हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से एजुकेटर्स आप फॉलो कर सकते हो, जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। ओके, सो थैंक यू गाइज़, बाय बाय।